Hello students, again we are back with our next video that is lac operon concept। और ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है क्योंकि इस कॉन्सेप्ट में हमें प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स में होने वाले रेगुलेशन के बारे में समझाया गया है। इसमें काफ़ी सारे एग्जाम्पल्स हैं, जैसे आपका ट्रिप्टोफैन ओपेरॉन है, जैसे आपका हिस्टाडीन ओपेरॉन है, लेकिन इन सबको छोड़कर जो एक्सप्लेन किया गया है, जो आपके सिलेबस में है, वो है लैक ओपेरॉन कॉन्सेप्ट। तो सबसे पहले यहाँ के टर्म्स को समझते हैं। सबसे पहला टर्म है आपका लैक। लैक शब्द का मतलब लैक्टोज है। लैक्टोज इज दैट अमाउंट ऑफ फूड विच विल बी टेकन बाय द प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म, यानी कि प्रोकैरियोटिक के सेल में, ऑर्गेनिजम्स के सेल में जो जाने वाला फूड प्रोडक्ट है वो है लैक्टोज। ओके, अब ओपेरॉन का मतलब मैं आपको समझा दूं। ओपेरॉन की डेफिनेशन अक्सर 1 मार्क में या 2 मार्क्स में पूछ ली जाती है कि ओपेरॉन से आप क्या समझते हैं या लैक ओपेरॉन से आप क्या समझते हैं। तो मैं आपको इसको एक बार बहुत ही प्रॉपरली एक्सप्लेन कर दूं। An arrangement where a polycistronic structural gene is regulated by a common promoter and regulatory genes। कहने का मतलब कि इसमें भी हम जीन्स को ही एक्सप्रेस करेंगे, इसमें भी हम जीन को एक्सप्रेस करने वाले हैं, लेकिन यहाँ पर ये जो शब्द लिखा गया है पॉलीसिस्ट्रॉनिक, ये हमारे सीबीएसई बोर्ड में 1 मार्क ऑब्जेक्टिव के लिए आप प्रिपेयर कर ले कि लैक ओपेरॉन कॉन्सेप्ट में किसकी अरेंजमेंट ली जाती है, पॉलीसिस्ट्रोन्स की। मतलब यहाँ पर एक जीन की बात नहीं है, यहाँ पर कई सारे जीन्स ऐसे हैं जो एक्सप्रेस होंगे। तो जब एक से ज़्यादा जीन को किसी प्रोसेस में एक्सप्रेस कराया जाता है तो इसी को हम पॉलीसिस्ट्रोनिक कहते हैं। ओके, तो यहाँ पर हम पॉलीसिस्ट्रोनिक जीन को एक्सप्रेस कराएंगे। पॉलीसिस्ट्रोनिक जीन जो कि स्ट्रक्चरल जीन कहला रहा है। पॉलीसिस्ट्रोनिक स्ट्रक्चरल जीन कहने का मतलब है कि स्ट्रक्चरल जीन को ही मेनली एक्सप्रेस करना है। अब आगे देखेंगे कि कितने सारे स्ट्रक्चरल जीन हैं और किसका क्या काम है। तो मतलब हम बहुत सारे जीन को एक्सप्रेस करने वाले हैं जिनको हम स्ट्रक्चरल जीन कहते हैं, लेकिन स्ट्रक्चरल जीन के पूरे एक नंबर को पॉलीसिस्ट्रोन कह दिया गया क्योंकि इसमें मोर देन 1 जीन्स होंगे। तो स्ट्रक्चरल जीन इज रेगुलेटेड बाय, और इसका जो रेगुलेशन हो रहा है वो 2 चीज़ों से मिलकर होगा, एक तो प्रोमोटर और दूसरा रेगुलेटरी जीन। जाहिर सी बात है कि बिना प्रोमोटर के, बिना काम करवाने वाले के हम काम शुरू नहीं कर सकते। तो प्रोमोटर के बिना हमारा ये काम नहीं होगा, तो हमें तो प्रोमोटर चाहिए ही चाहिए, लेकिन इसके साथ हमें कुछ रेगुलेटरी जीन्स भी दिए जाएंगे जो प्रोमोटर के डायरेक्शन को फॉलो करते हुए हमारे लैक ओपेरॉन को एक्सप्रेस करेंगे। ओके, तो मैंने आपको बताया था कि 2 मोड याद रखना है, स्विच ऑफ और स्विच ऑन। ये दोनों ही हम लोग देखेंगे, लेकिन पहले हम देखते हैं जो हमारा मेन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आएगा, जो हमारा मेन एमसीक्यूज बनेगा। चाहे आप किसी भी बोर्ड से हैं, चाहे आप मेडिकल लेवल पे हैं, तो आपको ये ऑब्जेक्टिव्स ध्यान में रखने हैं। जैसे टाइप्स ऑफ जीन, लैक ओपेरॉन कॉन्सेप्ट में कुछ टाइप्स बताई गई है। पहला टाइप है रेगुलेटरी जीन का। अगर एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि इन सभी जीन्स में से रेगुलेटरी जीन कौन है, तो रेगुलेटरी जीन को आई लेटर से रिप्रेजेंट किया गया है, स्मॉल आई जीन, जिसको हम इनहिबिटर कहते हैं। इस कॉन्सेप्ट में जब हम आगे का डायग्राम करेंगे, इसमें जो वर्क करेंगे, तो हम देखेंगे कि हमारे पास इनहिबिटर है जिसको हमने स्मॉल आई से दिखाया। तो यहाँ पर इनहिबिटर जो है यही रेगुलेटरी जीन का काम करेगा, मतलब इसके अनुसार ही हमारा जीन का रेगुलेशन हो पाएगा। तो इनहिबिटर किस तरह से जीन को एक्सप्रेस करवाएगा या नहीं करवाता है, ये दोनों ही चीज़ें आपको आगे देखने के लिए मिलेंगी। तो रेगुलेटरी जीन हम किसको कहेंगे, आई जीन को, दैट इज इनहिबिटर को। ये आप जरूर याद रखना। दूसरा, स्ट्रक्चरल जीन कितने हैं। जैसे यहाँ पे मैंने बोला कि इस प्रोसेस में हम लोग स्ट्रक्चरल जीन को एक्सप्रेस करने वाले हैं, तो हमें पता होना चाहिए कि स्ट्रक्चरल जीन कितने होते हैं। तो 3 स्ट्रक्चरल जीन्स के बारे में डिस्कशन की गई है, जिसमें पहला है जेड जीन, दूसरा है हमारा वाई जीन और तीसरा है हमारा स्मॉल ए जीन। तो देखिए यहाँ पे ये जो जेड जीन है, ये जीन जब एक्सप्रेस होता है, जब ये प्रोटीन फॉर्म करता है, ये जीन बीटा गैलेक्टोसाइडेज बनाता है। इस जीन का बीटा गैलेक्टोसाइडेज से कनेक्शन ये है कि ये इस प्रोसेस में एक ऐसा एजेंट है, हमारा जेड जीन, जो लैक्टोज को, जो लैक्टोज बैक्टीरियल सेल में एंट्री लेने वाला है, उस लैक्टोज को ये ब्रेक कर देता है और ये गैलेक्टोज और ग्लूकोज बना देता है। यानी कि आपको जेड जीन के बारे में प्रोसेस याद रखना है कि इसका नाम बीटा गैलेक्टोसाइडेज है और ये लैक्टोज को तोड़ता है गैलेक्टोज और ग्लूकोज में। दूसरा जीन जो है हमारा वाई जीन है। वाई जीन जो होता है ये एक एंजाइम तैयार करता है, दैट इज
परमिएज, और परमिएज के परमिशन के बिना हमारे लैक्टोज का सेल के अंदर एंट्री होना या बीटा गैलेक्टोसाइडेज का उसको डाइजेस्ट करना, ये कोई भी काम नहीं हो पाएगा, क्योंकि जब तक परमिएज की परमिशन नहीं होती है तब तक परमिएबिलिटी नहीं रहती है कि लैक्टोज सेल के अंदर एंट्री कर सके। तो आगे आप देखने वाले हैं कि क्या होगा, लेकिन मैं आपको पहले ही बता दूं कि इसके बाद ही वो लैक्टोज सेल के अंदर एंट्री करेगा और तब जाकर उसको बीटा गैलेक्टोसाइडेज तोड़कर लैक्टोज को ग्लूकोज और गैलेक्टोज में कन्वर्ट करेगा। तीसरी जीन है ए जीन। ये एक ट्रांस एसिटाइलेज एंजाइम को फॉर्म करती है और इसका काम होता है वापस से पूरे मैकेनिज्म को उसके प्रीवियस फॉर्म में ट्रांसफ़र कर देना। जो मैकेनिज्म आप कर रहे हैं उसको वापस से उसके प्रीवियस मोड पर ले आना। अगर आप ऑफ को ऑन कर रहे थे तो ऑन के बाद वापस ऑफ करवा देना, दैट इज द मोड ऑफ ट्रांस एसिटाइलेज। ओके, तो ये है हमारा मेन पार्ट जिसमें से काफ़ी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आएंगे और उसमें से ये पार्ट जो है आपका टाइप्स ऑफ जीन वाला पार्ट और उसके फंक्शंस और नाम, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि अक्सर ये एग्जाम में रिपीटेड होते हैं। रेगुलेटरी जीन कौन है? सपोज कीजिए 4 जीन का नाम देता है, इनहिबिटरी, जेड जीन, वाई जीन, ए जीन, तो आपका आंसर होगा इनहिबिटरी जीन। ठीक है, तो उसी तरह से आपका स्ट्रक्चरल जीन में लैक्टोज का ब्रेक डाउन करने वाला जीन कौन है, तो आपको नाम दिए जा सकते हैं बीटा गैलेक्टोसाइडेज, इनहिबिटरी, आपका परमिएज और ट्रांस एसिटाइलेज, तो आपका आंसर हो जाएगा बीटा गैलेक्टोसाइडेज। ये सिंपल मॉडल क्वेश्चंस जो बिहार बोर्ड एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा बार आते हैं और बच्चे वहाँ पे कंफ्यूज रहते हैं कि इसका एग्जैक्ट आंसर क्या होगा, क्योंकि इसको दूसरे तरीके से एनसीईआरटी में लिखा गया है, इस तरह से क्लियरली एक्सप्रेस किया हुआ बात नहीं है वहाँ पे, तो आपको समझने में दिक्कत हो सकती है। लेकिन यहाँ पर मैंने 100% आपको सामने सामने सबका काम और सबके बारे में लिख दिया है, तो प्लीज़ इस पॉइंट्स को अच्छे से याद कीजिएगा ताकि एग्जाम्स में आपके क्वेश्चंस नहीं छूटे। तो देखिए ये है हमारा कॉन्सेप्ट ऑफ लैक ओपेरॉन। इसकी आप एक स्क्रीनशॉट ले लें, फिर हम बढ़ते हैं हमारे प्रोसेस पर कि किस तरह से ऑफ और ऑन मैकेनिज्म होती है पूरी। शुरू करते हैं, लेट्स स्टार्ट विथ द रेगुलेशन। अब रेगुलेशन में हमें 2 चीज़ें पढ़नी है। एक पढ़ना है जब ये अपने ऑफ कॉन्सेप्ट पर है, ऑफ मोड भी आप कह सकते हैं। दूसरा हम पढ़ेंगे इसका ऑन कॉन्सेप्ट, जब ये काम करना शुरू कर देते हैं। तो एक है हमारा ऑफ कॉन्सेप्ट और दूसरा है हमारा ऑन कॉन्सेप्ट। तो सबसे पहले मैं आपका ओपेरॉन बना देती हूँ। दिस इज़ द ओपेरॉन, और ओपेरॉन के बारे में मैंने आपको बोला था कि एक पॉलीसिस्ट्रॉनिक अरेंजमेंट, बहुत सारे जीन्स को मिलाकर एक अरेंजमेंट, उसी को हम ओपेरॉन कहते हैं। तो देखिए हम एक ओपेरॉन बनाते हैं। इस ओपेरॉन में हमारे पास एक प्रोमोटर होता है, एक हमारा इनहिबिटरी प्रोटीन होता है जिसको आई से दिखाया था मैंने, आपको याद होगा, जिसको हम रेगुलेटरी कहते हैं। फिर से एक प्रोमोटर होता है, नेक्स्ट ऑपरेटर होता है, और लास्ट में हमारे पास होती हैं जेड, वाई और ए। जेड, वाई और ए जो हमारे स्ट्रक्चरल जीन्स हो गए। ओके, तो ऑफ कॉन्सेप्ट में सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ऑफ कॉन्सेप्ट में मैंने आपको बोला था रेगुलेटरी जीन सबसे पहले काम शुरू करता है, रेगुलेटरी जीन। तो सबसे पहले प्रोमोटर के थ्रू इस रेगुलेटरी जीन को एक मैसेज भेजा जाता है जिसमें आरएनए पॉलीमरेज हेल्प करता है। आरएनए पॉलीमरेज यहाँ पर एक मैसेंजर का काम करता है और प्रोमोटर के थ्रू आरएनए पॉलीमरेज यहाँ आता है जो कि हमारा रेगुलेटरी जीन है, इनहिबिटरी जीन है उसके पास। और इनहिबिटरी जीन जो होता है वो एक प्रोटीन तैयार करता है जिसको हम कहते हैं इनहिबिटरी प्रोटीन। इट सिंथेसाइज अ प्रोटीन कॉल्ड इनहिबिटरी प्रोटीन, और ये इनहिबिटरी प्रोटीन जो होती है ये जाकर बाइंड हो जाती है ऑपरेटर के साथ। जो इनहिबिटरी प्रोटीन इनहिबिटरी जीन ने बनाई वो इनहिबिटरी प्रोटीन जाकर बाइंड हो जाएगी ऑपरेटर के पास। तो हम यहाँ पे लिखेंगे बाइंडिंग। ठीक है, अब जब हमारा ऑपरेटर बाइंड हो चुका है, जब उसको रोका जा चुका है, तो कोई भी स्ट्रक्चरल जीन फंक्शन में नहीं रहेगा। याद कीजिए, कोई भी स्ट्रक्चरल जीन जो होगा वो अपने फंक्शन में नहीं रहेगा, और जब ये कोई फंक्शन नहीं कर रहे होते हैं तो इसी को हम कहते हैं ऑफ कॉन्सेप्ट। मतलब इस तरह की सिचुएशन अभी बनी हुई है, और ये काम हम कहाँ देख रहे हैं? ये काम हम देख रहे हैं इकोलाई बैक्टीरिया के बॉडी में। ये काम पूरा हो रहा है हमारा इकोलाई बैक्टीरिया के बॉडी में। आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पर लैक
का कोई कॉन्सेप्ट नहीं आया, ओपेरॉन का कॉन्सेप्ट आया। तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर सेल के बाहर कुछ अमाउंट में उनका फूड पड़ा होता है जिसको हम कहते हैं लैक्टोज। यानी कि सेल के बाहर लैक्टोज प्रेजेंट है, उसके बाद भी लैक्टोज की एंट्री सेल में नहीं हो पा रही है क्योंकि हमारा ऑपरेटर बाइंडेड है और ये चाह कर भी काम नहीं कर पा रहा क्योंकि सारे स्ट्रक्चरल जीन को भी इसने रोक रखा है। इसके रुकने की वजह से सारे स्ट्रक्चरल जीन रुके हुए हैं और इसको रोकने वाला कौन है? इनहिबिटरी प्रोटीन। और इनहिबिटरी प्रोटीन बनाई किसने? इनहिबिटरी जीन ने, जिसको हम रेगुलेटरी जीन के नाम से जानते हैं। लेकिन इनहिबिटरी जीन को इनहिबिटरी प्रोटीन बनाने के लिए मैसेज दिया गया आरएनए पॉलीमरेज के द्वारा और ये मैसेज प्रोमोटर के थ्रू यहाँ तक पहुँच गया। तो ये है हमारा ऑफ कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो ऑफ कॉन्सेप्ट के टाइम पे आपको क्या दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर जो इकोलाई बैक्टीरिया है उसके बॉडी में लैक्टोज का अमाउंट नहीं इंटर कर पा रहा है क्योंकि सारे जीन ऑफ हैं। अब हम आपको यहाँ पर एक नेक्स्ट डायग्राम बनाते हैं ऑन कॉन्सेप्ट का। ये देखिए, बाहर में इस तरह से लैक्टोज पड़ा हुआ है, लैक्टोज, और इस लैक्टोज को इस बैक्टीरियल इकोलाई सेल के अंदर एंट्री चाहिए। ये लैक्टोज चाहता है बैक्टीरियल सेल के अंदर आना क्योंकि ये इसका अमाउंट ऑफ फूड है जो जिसको बैक्टीरिया को जिसकी ज़रूरत है। अब हम यहाँ पर वापस से ये मॉडल बनाते हैं। दिस इज़ आवर ओपेरॉन। कंडीशन कुछ यूँ है, प्रोमोटर, इनहिबिटर, फिर से प्रोमोटर, ऑपरेटर और हमारे 3 स्ट्रक्चरल जीन दैट इज Z, Y और A। ओके, तीनों का काम आपको पहले से पता है। अब देखिए, कंडीशन कुछ यूं है कि हमारा ऑपरेटर फिलहाल क्या है? ये इनहिबिटरी यानी कि आई प्रोटीन ही लिख सकते हैं, इनहिबिटरी प्रोटीन हम लिख सकते हैं इसको। इनहिबिटरी प्रोटीन ने इसको रोक रखा है, ठीक है। लेकिन बताया गया कि कभी इसके प्रीवियस मैकेनिज्म में कुछ अमाउंट ऑफ परमिएज यहाँ पे रहता है। देयर इज़ वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ परमिएज प्रेजेंट इन द सेल जो एक्टिव परमिएज है। तो प्रीवियस जब ऑन हुआ होगा तो उसके बाद इनोक्यूलम की तरह, कैसे कोई चीज़ थोड़ी बची रह जाती है इनोक्यूलम टाइप, तो उसी तरह से यहाँ पर कुछ अमाउंट में थोड़ा सा परमिएज बचा हुआ है। मैक्सिमम परमिएज तो वाई बनाता है लेकिन वाई तो अभी खुद लॉक है, लेकिन प्रीवियस कॉन्सेप्ट की वजह से, प्रीवियस मैकेनिज्म की वजह से कुछ अमाउंट में परमिएज बचे होते हैं और ये कुछ अमाउंट में जो परमिएज होते हैं वो कुछ अमाउंट ऑफ लैक्टोज को एंट्री दे देते हैं। There is very small amount of lactose can come inside because of that small amount of permease। तो permease की मात्रा कम है जिसकी वजह से कुछ अमाउंट में लैक्टोज को अंदर आने की परमिशन मिल गई। अब जो लैक्टोज थोड़े से अमाउंट में अंदर आता है इसको कहा जाता है एलोलैक्टोज। This is known as allolactose. This is known as allolactose. The amount of lactose, short amount of lactose, very less amount of lactose due to less permeability of permease is known as allolactose। अब सुनिए, जैसे ही एलोलैक्टोज के अंदर एंट्री होती है, ये इनहिबिटरी प्रोटीन जो है इसकी एफिनिटी इस एलोलैक्टोज के लिए ज़्यादा हो जाती है। अभी तक इनहिबिटरी प्रोटीन ने किसको बाइंड रखा था? ऑपरेटर को। लेकिन जैसे ही कुछ अमाउंट में लैक्टोज अंदर आता है, इस इनहिबिटरी प्रोटीन की एफिनिटी, इसका नज़दीकी बढ़ जाता है एलोलैक्टोज के लिए और ये इनहिबिटरी प्रोटीन आ करके बाइंड हो जाता है। आई विल शो यू, जैसे आई प्रोटीन, ये आई प्रोटीन जो है ये आकर के बाइंड हो जाता है किसके साथ? एलोलैक्टोज के साथ। तो जो हमारा आई प्रोटीन है ये अब बाउंड अप हो रहा है किसके साथ? एलोलैक्टोज के साथ। तो जब आई प्रोटीन ऑपरेटर को रिलीज करके छोड़कर आकर बाइंड हो जाएगा एलोलैक्टोज के साथ, तो 100% चांस है कि ऑपरेटर विल बिकम फ्री। आपका ऑपरेटर क्या हो गया? फ्री हो गया। और ऑपरेटर के फ्री होते ही प्रोमोटर ने फिर से ऑपरेटर को एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी टू स्टार्ट द प्रोसेस ऑफ रेगुलेशन ऑफ जीन, ताकि ऑपरेटर जो है जितने भी जीन्स हैं सबको रेगुलेट करे और सबको एक्सप्रेस करे। और ऑपरेटर के एक्टिव होते ही हमारे जितने भी स्ट्रक्चरल जीन्स हैं ये सब क्या हो जाते हैं? एक्टिव हो जाते हैं। जैसे वाई का काम क्या है? वाई विल स्टार्ट गिविंग परमिशन, ये परमिशन देगा और परमिशन मिलते ही जितना भी अमाउंट ऑफ लैक्टोज है ये सब के सब क्या होंगे? अंदर की तरफ एंट्री लेने लगेंगे, सारे लैक्टोज अंदर आ जाएंगे। दूसरा चीज़, ये जो हमारा Z है, Z दैट इज बीटा गैलेक्टोसाइडेज, बीटा
शॉर्ट में हम GAL डॉट भी लिखते हैं इसको। ये क्या करेगा, जो लैक्टोज अंदर आ रही है उसका डाइजेशन शुरू कर देगा, उसको ग्लूकोज और गैलेक्टोज में तोड़ेगा ताकि एनर्जी ज़्यादा से ज़्यादा बनने लगे। और जब सारे काम हो जाते हैं तब हमारा ट्रांस एसिटाइलेज ये जो होता है रिपीट द मैकेनिज्म, वापस से मैकेनिज्म को रिपीट कर देता है। तो आप यहाँ पे क्या देख रहे हो, ऑफ कॉन्सेप्ट में जो हमारा इनहिबिटरी जीन था उसने प्रोमोटर को बाइंड कर दिया था, जिसके वजह से कोई भी काम नहीं हो रहा था और लैक्टोज एंट्री भी नहीं कर पा रहा था, ठीक है। लेकिन ऑन कॉन्सेप्ट में हम क्या देखते हैं कि कुछ अमाउंट ऑफ परमिएज की वजह से ये लैक्टोज में से थोड़ा सा लैक्टोज जो होता है वो एंट्री करना शुरू करता है, और जब ये एंट्री करना शुरू करता है तो एलोलैक्टोज की फॉर्मेशन हो जाती है। और ये जो अमाउंट ऑफ परमिएज है इसको फंक्शन करने के लिए प्रोमोटर की सपोर्ट मिल जाती है। जब प्रोमोटर का ऑर्डर होता है तो परमिएज एक्टिव, परमिएज की मदद से थोड़ा सा लैक्टोज अंदर आया और लैक्टोज के आते ही इस इनहिबिटरी प्रोटीन की जो बाइंडिंग है वो ऑपरेटर से हटकर लैक्टोज के लिए हो जाती है, एलोलैक्टोज के लिए, और वापस से मैकेनिज्म हमारा स्टार्ट हो जाता है। तो ऑफ एंड ऑन कॉन्सेप्ट ये आपको समझने की ज़रूरत है। अगर आप बात को समझते हैं तो इसकी थ्योरीज आपको मिल जाएंगी। जिस भी स्टूडेंट्स को हमारे नोट्स की ज़रूरत है, कंप्लीट नोट्स जो आपको एग्ज़ाम में लिखना है, इंग्लिश मीडियम हो हिंदी मीडियम हो, तो वो हमारे टेलीग्राम को सब्सक्राइब कर लीजिए, हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए। और हमारा टेलीग्राम चैनल RBCians ओनली के नाम से है, जो आपको डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक मैं डाल दूंगी, ताकि आप टेलीग्राम पर ऐड होने के बाद आपको नोट्स मिल सकती है। वहाँ पे सारे नोट्स हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए अलग से बने हुए हैं, इंग्लिश मीडियम वालों बच्चों के लिए अलग से बने हुए हैं, क्योंकि नोट्स के थ्रू आप एग्जाम्स में प्रॉपर आंसर्स लिख पाएंगे। आपका बोर्ड एग्ज़ाम काफ़ी नज़दीक है तो उस हिसाब से अपनी तैयारी को कंटिन्यू कीजिए। और रही बात सिलेबस की, तो हमारे मैक्सिमम 12 के चैप्टर्स बने हुए हैं, मॉलिक्यूलर बेसिस बैक टू बैक हम देंगे आपको, और उसके बाद हमारे बायोटेक्नोलॉजी के जो चैप्टर्स छूटे हुए हैं वो सारी चीज़ें जो पोर्शंस छूटे हुए हैं वो भी आपको मिल जाएंगी। लेकिन मेन चैप्टर 5, चैप्टर 6, चैप्टर 8, चैप्टर 3, फ़िलहाल आप ये 4 चैप्टर्स को अच्छे से रिवाइज करें। उस 4 चैप्टर से काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस बोर्ड एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, तो उस हिसाब से आपकी तैयारी हो जाएगी। और NCERT को लर्न करें, और जो भी क्वेश्चंस हैं, जो भी आपके डाउट्स हैं, आप वो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, आपको उसकी रिप्लाई भी की जाएगी। ओके, तो ये था हमारा लैक ओपेरॉन कॉन्सेप्ट। इसके बाद हमारे छोटे छोटे 2-3 टॉपिक्स बचे हुए हैं, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, DNA फिंगरप्रिंटिंग, वो आपको बहुत ही जल्द इसी वीक में मिल जाएंगे। टिल देन प्लीज़ टेक केयर, हैव अ सेफ डे, और इसी तरह सपोर्ट करते रहिए। बहुत ही अच्छा सपोर्ट रहा है आपका। वीडियोस अगर 1-2 हफ्ते तक नहीं भी बनी है, फिर भी आपने चैनल को हमेशा वॉच किया है, हमेशा सपोर्ट किया है, और आपके व्यूज़ और आपके कमेंट्स और आपके लाइक्स बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। तो प्लीज़ सपोर्ट अस एंड गाइड अस ऑल्सो फ्रॉम योर एडवाइसेज। योर एडवाइसेज आर हाईली वेलकम। थैंक यू सो मच। इट्स ओके।